जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो एनसीईआरटी की आपकी क्लासेस चल रही हैं सुबह, वह आपकी चल रही है प्रैक्टिस सेट की, जिसमें मैंने स्टार्टिंग आपका किया है पॉलिटी से। पॉलिटी क्लास 6, 7, 8, 9 इन सब की प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और कुछ 11 के भी क्वेश्चंस आज हम अगर होगा तो देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में 11th करेंगे। तो आज हम 10th कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। 65 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हो चुके थे और आज की क्लास में आगे से कंटिन्यू करते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से गांधी जी का मतलब है हिंदू धर्म से था। तो बताइए क्या ये कथन सही है? तो देखिए, पहला कथन तो सही है आपका, लेकिन गांधी जी का धर्म से हिंदू धर्म से था, ये कथन गलत है। वह सभी धर्मों की बात कर रहे थे, सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं। धर्म का मतलब उनका हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़ा हुआ है। तो कथन आपका ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और इस्लाम की बात उन्होंने नहीं की है। यहाँ पे उन्होंने नैतिक मूल्यों की बात की है, और नैतिक मूल्य मतलब जो सभी धर्मों से जुड़े होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आधार पर सामाजिक विभाजन भारतीय समाज का विशिष्ट विशेषता है? सामाजिक विभाजन भारतीय समाज का विशिष्ट विशेषता है, किस आधार पर? तो जाति आधारित सामाजिक विभाजन। जाति आधारित सामाजिक विभाजन में लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति और जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में ही आपको हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें डैश जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। तो किस जाति के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है? तो अंत्यज वर्ण व्यवस्था में जाति समूहों का पदानुक्रम, जिसमें एक जाति लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और कुछ जाति नीचे रहेगी। तो इसमें जो अंत्यज है, इनके साथ इन जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। कथन और कारण दिया हुआ है, बताइए। भारत में उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचे माना जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। तो बताइए क्या ये सही है? तो पहला कह रहा है कि भारत में उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता था, ये बात एकदम सही है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश कर दिया कि वह राजनीतिक समर्थन पाने के लिए लोगों को गोलबंद करने की सक्रिय हो सके। तो कथन ए और कथन आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो ये हिस्सा है आपका 25.2%। 2011 में जो देश की आबादी हुई थी, उस आबादी के हिसाब से जो अनुसूचित जातियां हैं उनका हिस्सा 16.6 है, और जो अनुसूचित जनजातियां हैं
इनका हिस्सा हमारे देश में 8.6% है। और टोटल आपका SC ST कितने हैं? 25% हमारे देश में हैं। भारत में किस राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो बताइए किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो ये है हमारा नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ विभाजन हो गया था, और ये विभाजन कब हुआ था? 1999 में। ठीक है। लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था, ये इस पार्टी का लक्ष्य है। ठीक है। बाकी महाराष्ट्र के साथ साथ मेघालय, मणिपुर में भी और असम में ये पार्टी है, नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी NCP। निम्नलिखित में से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो कांसी राम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कांसी राम के नेतृत्व में 1984 में बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जातियां, अल्पसंख्यक शामिल हैं, और ये राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और इनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी, जिसे आप BSP भी कहते हैं, उसके संस्थापक कांसी राम है। ठीक है। बिहार का सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी जनता दल JDU का गठन किस वर्ष हुआ था? अभी आपको पता है बिहार में NDA की सरकार है, और NDA में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह है कौन? JDU, नीतीश की पार्टी। तो बताइए इन पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस पार्टी का गठन हुआ था वर्ष 1999 ईस्वी में। जनता दल पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। ठीक है। बाकी इसमें से कुछ और अगर मैं बताना चाहूँ तो RJD एक पार्टी है, ये भी आपकी बिहार में है। RJD लालू की पार्टी जो है, तो RJD की पार्टी जो है इसका गठन हुआ था 1998 में। RJD आपका 1998, और RJD झारखंड में भी है आपकी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और 1999 में आपका जनता दल। ठीक है। जनता दल आपका 1999 में। लोक जनशक्ति पार्टी ये 2000 में आई थी, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ये 2013 में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद यूनिस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मोहम्मद यूनिस किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? तो बताइए मोहम्मद किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? और मोहम्मद यूनिस से रिलेटेड आपको अभी एक चीज़ और बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश, मोहम्मद यूनिस वहाँ के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए हैं, जिसके चलते इन्हें ये पुरस्कार मिला था। ठीक है। और मेन काम था इनका, वर्ष 2006 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से स्थापित किया था। और अभी आपको पता है कि बांग्लादेश में जो सरकार है उसका प्रतिनिधित्व यही कर रहे हैं। आगे बात करें, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह आदेश जारी किया गया था भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग के आदेश के जरिए सभी दल के जो सांगठनिक चुनाव कराया और आयकर का रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूल्यांकन की कसौटी है? किस लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यांकन की कसौटी है? नियमित और निष्पक्ष चुनाव में, नागरिकों का सूचना पाने का अधिकार, प्रमुख नीतियों एवं नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा, या उपरोक्त सभी? किस लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यांकन की कसौटी है? तो कसौटी तो निष्पक्ष चुनाव और नागरिकों को सूचना पाने, और ये तीनों होने चाहिए, तो उपरोक्त सभी, D।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। 1950 से 2000 के बीच में विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की जो दरें थीं, दरों पर किए गए एक अध्ययन में ये पाया गया कि सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश में विकास दर 4.42 रहा है। क्या ये बात सही है? 4.42, ये तो मुझे गलत लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे। उसी अध्ययन में ये पाया गया कि सभी तानाशाही वाले देशों में आर्थिक विकास दर 3.95 रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि तानाशाही का ज़्यादा था और ये लोग, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये जो विकास दर आपका दिया गया है ये आपका तानाशाही का है। एक मिनट यहाँ पे है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये तानाशाहियों का कितना था? 4.42, और ये जो 3.95 है ये आपका लोकतांत्रिक, ठीक है। तो जो सभी लोकतांत्रिक शासन है वहाँ पर विकास दर कितना था? 3.9%, और 4.42 तानाशाही में था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। रिक्त स्थान आपको भरने हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की डैश की गवाही देता है। अगर शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की क्या बताता है? सफलता को गवाही देता है। क्लियर? अब पूछिएगा क्यों? क्योंकि अगर शिकायत अगर बने रह रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वह सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज की आलोचना या उसके मूल्यांकन कर रहे हैं। सामाजिक अंतर, विभाजन, टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा क्या है? अवगुण है? नहीं, कसौटी ना, गुण है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज जिसमें उसके हस्ताक्षर होते हैं और इस बात पर कथन होता है कि वह दस्तावेज में की गई घोषणा सत्य है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम शपथ पत्र कहते हैं। क्लियर? ये सब चीज़ें आपकी क्लास 10th चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको रहे कि ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं बता दूँ चैप्टर 4 एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देख लीजिए। संचालन का उद्देश्य क्या है? संचालन डैश। ऑपरेशन दोस्त क्या बोला है? उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? अच्छा, जोड़े बताना है कितने सही सुमेलित हैं। ओके, ठीक है। केवल एक, केवल दो, तीन। ओके, चलिए देखते हैं एक एक करके। ऑपरेशन दोस्त, जो ऑपरेशन दोस्त है यह सूखे से प्रभावित नाइजीरिया में भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। क्या ये कथन सही है? ऑपरेशन दोस्त, तो ये कथन जो है ये आपका नाइजीरिया में भारतीय और अन्य, नहीं, ये गलत है। ऑपरेशन दोस्त जो है ये आपका चलाया गया था 6 फरवरी 2023 को। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तो ये याद रखिएगा किसके लिए ये आपका चलाया गया था? तुर्की और सीरिया। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके हेल्प करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को, मुख्य रूप से छात्राओं को एयरलिफ्ट करने के लिए चलाया गया था। ये कथन आपका सही है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में भारतीय नागरिकों को निकालना। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में भारतीय लोगों को निकालना, हाँ, ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 कथन आपके इसमें सही है, बाकी पहला कथन गलत है, क्योंकि वह कथन तुर्की और सीरिया के लिए था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? तो बताइए, नोकिटस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नोकिटस नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है और जो थोरियस की पूर्वी किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? थारिसस के पूर्वी किनारे पर यह स्थित है, तो ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो बताइए, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो आप ऑप्शन देखिए, तब तक मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 सदस्य जो चेयर पैनल है, उन्होंने डैश और डैश को भारत के चुनाव आयोग के रूप में चुना है और पैनल के विपक्षी सदस्य थे जो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने असहमति जताई थी, जिन्होंने उनकी नियुक्ति पर प्रक्रिया पर सवाल भी उठाया था। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो है, इसमें आपका जो नियुक्ति हो गया, सेवा हो गया, शर्त हो गए, ये सब 2023 अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। बाकी ये राइट आंसर हो जाएगा गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याउंडा घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? तो याउंडा घोषणा आपका मलेरिया उन्मूलन, नाइजीरिया, तंजानिया और बुकानिया और फासो सहित 11 अफ्रीकी देशों में 11 अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली जो मौतें थी उसको समाप्त करने के लिए याउंडा घोषणा की हस्ताक्षर किया है WHO विश्व संगठन के साथ। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है नदियों के लिए? तो इसका उद्देश्य है सभी के लिए पानी। ठीक है। प्रतिवर्ष हर साल 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, जिसमें 2024 का थीम था सभी के लिए पानी, स्वच्छ पानी तथा स्वच्छ और स्वस्थ पानी। हाँ, स्वच्छ पानी प्रदान करना पर प्रकाश डाला गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये आपका पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक की शुरुआत हुई थी 1997 में कुटिबा, ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा। 14 मार्च मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो बताइए, भारत सरकार के कौन से मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने या प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, जिसे हम EMPS 2024 घोषणा की है? तो ये घोषणा कौन से मंत्रालय ने की है? तो ये की है आपका भारी उद्योग मंत्रालय। भारी उद्योग मंत्रालय ने आपका कुल 500 करोड़ रुपए का व्यय इसमें किया है और ये योजना 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को खरीदने का समर्थन करती है। कौन से वाहन? 2 पहिया 3 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह का बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? भारत इटली सैन्य सहयोग समूह का जो 12वां संस्करण है वह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आपका आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, 12-13 मार्च
12-13 मार्च 2024 को न्यू दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक में रक्षा सहयोग, सैन्य से सैन्य आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के जो नेता हैं उनमें सैन्य सहयोग समूह की बैठक हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लू लाइन शब्द। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? ब्लू लाइन शब्द ये किन दो देशों के बीच में सीमा के रूप में काम करता है? तो इसका राइट आंसर है लेबनान एवं इजराइल। अमेरिकी दूत ओमिश हॉक्टिचिन ने लेबनान और इजराइल को अलग करने वाली जो संयुक्त राष्ट्र थी उसके द्वारा निर्धारित सीमा ब्लू लाइन पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए और राजनीतिक समाधान की व्यवस्था पर जोर देते हुए इसको सावधानिक बनाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा लेबनान इजराइल ब्लू लाइन शब्द। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो किसने किया है? तो 12 मार्च 2024 को मॉरिशस विश्वविद्यालय ने भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नागरिक कानून में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, याद रखिएगा मॉरिशस विश्वविद्यालय। हाल ही में जारी काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को जल प्रबंधन में शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो बताइए। प्रयुक्त जल प्रबंधन पर ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट में हरियाणा, कर्नाटका और पंजाब को देश में अग्रणी के रूप में दर्शाया गया है, जहां पर शहरी जल की मांग बढ़ रही है जबकि भूजल स्तर घट रहा है। हरियाणा, कर्नाटका और पंजाब। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ये किया है? तो ये आपका किया है अंडमान एवं निकोबार ने। अंडमान और निकोबार ने INAS 318 की 40वीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक ऐतिहासिक महिला समुद्री निगरानी मिशन के साथ मनाया है। इसमें लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा के दल ने नेवल एयर आर्म में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन किया और इस कार्यक्रम में लैंगिक समानता पर जोर दिया गया था। तो याद रखिएगा अंडमान एवं निकोबार अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन पर आयोजित किया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कीर्ति। तो बताइए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री। अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री, ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। इन्होंने आपका चंडीगढ़ में ये कीर्ति का उद्घाटन किया है और इसमें ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल और पढ़ाई को संतुलित करने के लिए और इस पे क्षमता पर जोर देने के लिए इनकी सराहना भी की है, मतलब उनका धन्यवाद। हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है अग्नि 5। भारत में DRDO ने जो मेक इन इंडिया पहल के तहत
मतलब मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में 11 मार्च 2014 को अग्नि 5 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया है और स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइलों में MIRV तकनीक शामिल है। तो MIRV तकनीक किसमें शामिल है? अग्नि 5 DRDO। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 मार्च। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है और इस बार का थीम था टीके सभी के लिए काम करते हैं। टीके जो होते हैं वो सभी के लिए काम करते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि अभ्यास लैमिटाई किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? लैमिटाई किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये दो देश कौन से हैं? भारत और सेशेल्स। ठीक है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटाई 2024 का कौन सा संस्करण था? ये 10वां। ये आपका 10वां संस्करण के लिए सेशेल्स के लिए रवाना हुई है और यहाँ पर द्विवार्षिक आयोजन जिसका अर्थ है कियोल में मैत्री है, भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बल जिसे STF कहते हैं उसके बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। हाल ही में समाचारों में देखी गई है फुट एंड माउथ डिजीज FMD निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? FMD तो ये चीज़ आपकी संबंधित है पशुओं एवं विषाणु रोग से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में आपका जिला है पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में FMD खुरपका मुंहपका रोग में 60% जो दुधारू मेवासी हैं वो प्रभावित हुए हैं और FMD एक तरह का अत्यधिक संक्रामक वायरल डिजीज़ है जो मवेशी, सुअर, भेड़ और बकरियों जैसे पशुओं में प्रभावित करता है। ये घोड़े, कुत्ते और बिल्लियों के लिए हानिकारक नहीं है, मतलब इसमें डॉग, कैट और हॉर्स इनके लिए तो ये हानिकारक नहीं है, लेकिन बाकी जानवरों के लिए ये हानिकारक है। जैसे मवेशी जो जानवर है ना उनके लिए अत्यधिक खतरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। और अगर तीसरे सीजन का पूछ दे, क्योंकि तीसरा सीजन भी आपका ख़त्म हो चुका है, तो इसका खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। तो याद रखिएगा पिछला भी और अभी का भी। माजुली मार्क्स जिसे हाल ही में GI टैग मिला है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भारत सरकार ने हाल ही में माजुली मार्क्स को भौगोलिक संकेत जिसे मतलब GI टैग प्रदान किया है। माजुली राज्य सदियों से कला, सांस्कृतिक और परंपरा का अद्वितीय भंडार रहा है। इन्हें कहाँ पर है ये? तो ये है आपका असम में। ठीक है, क्लियर। इन जो मतलब ये मुकुट जो होते हैं ये अक्सर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में यूज़ किया जाता है। किस पूजा में? दुर्गा पूजा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? 8 आँख और 8 पैरों वाली, तो ये कहाँ की है? थाईलैंड में। शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के कयांग कृष्ण नेशनल पार्क में, कौन सा नेशनल पार्क है थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, कायांग
क्रचन नेशनल पार्क। क्रेयांग क्रचन नेशनल पार्क में 8 पैर और 8 आंखों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका जो नाम है वह है यूस्कॉर्पियोसिस क्रचान। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, यूस्कॉर्पियोसिस क्रचान। यूस्कॉर्पियोसिस क्रचान, ये इसका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसके बाद खत्म हो गया टॉपिक। डबल रुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षित डाट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। डाट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। यह नासा का एक अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य निकट पृथ्वी वस्तुओं के खिलाफ ग्रह रक्षा की एक विधि का परीक्षण करना था। तो ये बात तो आपका सही है। यह मिशन एक गतिज प्रभावक अंतरिक्ष यान का उपयोग करके रुद्रग्रह विक्षेपण की तकलीफों को प्रदर्शन करने वाला पहला मिशन था। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले ही लिख दिया है कि एक नासा का अंतरिक्ष मिशन है जिसमें आपका निकट पृथ्वी वस्तुओं के खिलाफ जो ग्रह रक्षा की एक विधि है उसका परीक्षण करना है। और यहाँ पे भी रुद्रग्रह विश्लेषण की तकनीक को पहला मिशन था। मिशन की सफलता के मानदंड में रुद्रग्रह डिमोसिस के चंद्रमा डिमोसिस की कक्षा को पूरी तरीके से बदलना शामिल था। क्या ये बात सही है? ना। यहाँ बोल रहा है कि मिशन की सफलता के मापदंड में क्षुद्र ग्रह डिडमोस के चंद्रमा डिडमोस की कक्षा में पूरी तरीके से बदलना, नहीं बदलना गलत है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा केवल 2 ही कथन इसमें सही है और ये आपका आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी आप इस क्वेश्चन को चाहिएगा तो थोड़ा रिसर्च कर लीजिए जिससे आपको चीज़ें पता रहें। बाकी हमारा जो क्लास 10th तक जो भी क्वेश्चंस थे आपके पॉलिटी के वो लमसम कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में आपका कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको इस टाइप की क्लासेस डेली मिलती रहे और किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्यार आप बनाए रखें। ठीक है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।